नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन में स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह कुशवाहा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2011 सीटेट के पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पत्रों की व्याख्या सहित हल करूंगा। आज का पहला सवाल है, देखते हैं हम लोग। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता। दूसरा, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। चौथा, दत्त कार्य बच्चों की सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो दत्त कार्य है, जो दत्त कार्य का मतलब क्या होता है? दत्त कार्य का मतलब होता है यहाँ पर होमवर्क होता है या असाइनमेंट होता है। तो जो कि एक दैनिक पाठ योजना का एक आवश्यक भाग है यहाँ पर। तो इसमें जब बच्चे किसी को होमवर्क दिया जाता है तो उस होमवर्क में वो अपने विषय संबंधित सूचनाओं को खोजता है। खोजने के बाद उन्हें विचारों का निर्माण करता है उसमें, और उनको अपनी भाषा में लिखने का एक अवसर प्रदान करता है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा कि दत्त कार्य के संबंध में बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों को निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा सवाल है आपके पास, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। तीसरा है उच्च कक्षाएं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। चौथा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए। तो जो सरल प्रयोग है पर्यावरण के को निर्देशन किया जा सकता है। तो कोई भी पर्यावरण में प्रश्न होंगे या प्रयोग होगा, उसको हम करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्या होता है? वो बच्चे अपने खुद परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसे ज्ञान का पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होता है और बच्चा में स्वयं सीखने की एक क्षमता का विकास होता है यहाँ पर। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 2, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। तीसरा सवाल आपके पास, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर, यहाँ लड़की लिखा है, उसको थोड़ा, गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पे खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। पहला है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दूसरा होता है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाके उसके श्वास नली में जमा हो गई। तीसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और चौथा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि जो दुर्गा है वो किसका उपयोग कर रही है खाना बनाने पे? लकड़ी या गोबर का। तो लकड़ी या गोबर का जब इस्तेमाल होता है तो उससे क्या निकलता है? काला धुआं। वो काला धुआं क्या होता है? उसके चारों तरफ के वातावरण में इकट्ठा हो जाता है और श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा वो उसके श्वसन नली से होते हुए फेफड़ों में पहुंचता है। यही काला धुआं धीरे धीरे उसके श्वसन नली में जमा हो जाता है, जिसके कारण उसको तेज खांसी आ रही है यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड होगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। चौथा सवाल है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से
आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। पहला है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तीसरा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करानी चाहिए। बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। चौथा है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो जो शैक्षिक टूर है यहाँ पर, जैसे छोटे बच्चों के टूर जाते हैं, तो इस टूर से हम ये चाहते हैं कि बच्चे उनको देखें, उसके बारे में जिज्ञासा हो और उस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए अपने संगी साथियों या शिक्षकों के साथ अपने अनुभवों को वो बांटे, या उनको कह सकते हैं एक चर्चा करें यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो थर्ड होगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चे तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। पांचवा सवाल है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। आप नीचे चित्र देख रहे होंगे, दो ढेर बने होंगे। एक ढेर में केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। दूसरे वाले ढेर पे जैम है, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट ट्यूब है, प्लास्टिक के खिलौने। अब नीचे कहता है, रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। पहला है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा है पुनः चक्रण किया जा सकता, पुनः चक्रण किया जा सकता। फिर है पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। चौथा है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो यहाँ पर अगर दोनों ढेरों को देखें तो केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां हैं, ये अपघटित हो जाती है और मृदा में विलीन हो जाती, जबकि दूसरे वाले ढेर में जो टूथपेस्ट का ट्यूब है, प्लास्टिक खिलौने है, जैम की बोतल है, ये मृदा में अपघटित नहीं होती। तो रीना ने दोनों ढेरों में इस्तेमाल किया अलग करने का जो उसका आधार था, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। यहाँ पर इसका प्रश्न 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। क्वेश्चन 6 है आपके पास बच्चों, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो पहला इसका ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। दूसरा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी वृद्धि पर आधारित दृश्य, श्रव्य, ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, प्रकरणों को तुरंत बदल देंगे। चौथा है, बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को, जो पर्यावरण अध्ययन है यहाँ पर बच्चे क्या नहीं ले रहे, पाठ में रुचि नहीं ले रहे। तो अब हम क्या करेंगे भाई, शिक्षक एक क्या करेगा? तो शिक्षक अपने विषय को रोचक बनाने के लिए, जिससे कि सभी बच्चे उसमें रुचि ले, तो उसको रुचि लेने के लिए, करने के लिए क्या इस्तेमाल करने पड़ेगा? ऑडियो वीडियो विजुअल इस्तेमाल करने पड़ेगा, जिससे कि बच्चे की समस्त इंद्रियां उसमें क्या होती हैं, भाग लेती हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा 6 का वो सेकंड आएगा। यहाँ पर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी वृद्धि पर आधारित दृश्य, श्रव्य सामग्रियों को प्रयोग करेंगे। 7वां सवाल आपके पास है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? पहला ऑप्शन है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। दूसरा है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। तीसरा है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ में ले जाना। चौथा है, यहाँ पे चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर घर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो यहाँ पर ये कहता है सवाल, कौन सी अनुमति नहीं देंगे आप? तो हम अनुमति कौन सी नहीं देंगे? चौथा वाला यहाँ पर नहीं देंगे बच्चों को। चौथे में क्या कहता है, चिड़ियाघर घर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। क्योंकि अगर हम सामग्री ले जाएंगे तो सामग्री ले जाने पर वो क्या होंगे, चिड़ियाघर के जानवर बच्चों की तरह
की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे कि वो उनको हानि पहुंचाते हैं। बाकी सभी तीनों में जो तीन ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड में जो कह रहा है कि भोजन कौन सा खाते हैं, उनके फोटो एकत्रित करना, चित्र बनाना, तो ये क्या होते हैं, एक बच्चों को क्या करते हैं, एक्टिव बनाते हैं यहाँ पर, जिससे कि उनके बारे में उसको ज्ञान मिलता है। यहाँ पर उन जानवरों के बारे में उनके स्वभाव के बारे में उसकी जानकारी होती है। तो हम बच्चों को क्या कहेंगे कि वो घर से जानवरों के लिए बहुत सारा खाना मत ले जाए। यहाँ पर 8वां आता है सवाल आपके पास, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, दूसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, तीसरा बोर्ड पे चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, चौथा है बीज बोने अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो अब यहां पर कहता है कि बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है बीज अंकुरण की अवधारणा। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो पहले के तीन ऑप्शन हैं, यहां पर इस तीन में क्या होता है, शिक्षक के इन्वॉल्व रहता है या शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। उसके बच्चों को फोटो दिखाता है, यहाँ पर अंकुरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है और चित्र बना के उसके चरणों को समझाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो बच्चा होगा यहाँ पर वो क्या होगा, बच्चा करेगा खुद। यहाँ पर जिससे बच्चा करेगा तो उसको वास्तविक ज्ञान होगा। इसका जो आंसर आएगा, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहा जाएगा, जिससे उस बच्चे को वास्तविक ज्ञान से सरोवर होगा यहाँ पर और वो क्या होगा, एक्टिव होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल आपके पास है 9th नंबर, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या करती है, समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, और जबकि दिव्या क्या है, ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला है स्कर्वी और एनीमिया, दूसरा एनीमिया और रतौंधी, तीसरा मोटापा और एनीमिया, चौथा है मोटापा और स्कर्वी। तो दिव्या के भोजन में किसकी कमी है? लौह तत्व की कमी है। तो इस लौह तत्व की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। और मीरा के भोजन में क्या है, समोसे है, कटलेट है, डबल रोटी। तो इनमें क्या होता है, वसी पदार्थ ज्यादा होता है। जब वसी पदार्थ ज्यादा होगा तो किसी भी व्यक्ति में या पुरुषों में या महिलाओं में क्या होता है, मोटापा विकसित हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, थर्ड आएगा, मोटापा और एनीमिया। 10वां सवाल आपके पास है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? पहला है नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम हो जाता है, दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, तीसरा है साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, चौथा होता है नींबू का घनत्व पानी में अधिक हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण नींबू क्या होता है, वो तैरता रहता है। यहां पर 11 नंबर सवाल है आपके पास है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित मीन्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं, क्योंकि? पहला है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते, दूसरा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते, तीसरा रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, चौथा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता। तो यहां पर कह रहा है कि चावल को रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, कब तक? लंबे समय तक के लिए क्या कर रहे हैं, परिरक्षित कर रहे हैं। तो जो फ्रिज होता है, हम लोग अपने घरों में फ्रिज में रखते हैं, खाना रखते हैं, यहाँ पर सब क्यों तो रखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसको शाम तक आप इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जब तापमान कम होगा तो तापमान कम होने पर रोगाणु क्या होंगे, वो विकसित नहीं हो पाते, वो निष्क्रिय बने रहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा
वो सेकंड होगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए फ्रिज में लंबे समय तक आप चावल, पके हुए चावल को परिरक्षित कर सकते हैं। 12वां सवाल आपके पास है बेटा, रक्त की जांच द्वारा किसी की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी ब्रैकेट में प्लाज्मोडियम, दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वा, चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे देना। तो कह रहा है रक्त की जांच में क्या मिल रहा है आपको, मलेरिया। तो पहली चीज हमें ये याद होनी चाहिए कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया कौन उत्पन्न करता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, जो मलेरिया होता है वो उत्पन्न करता है कौन, प्लाज्मोडियम के द्वारा, जो है कि प्रोटोजोआ वर्ग का एक प्राणी है यहाँ पर। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी ब्रैकेट में प्लाज्मोडियम के द्वारा अगर वो प्रेजेंट होता है रक्त में तो आपको मलेरिया की पहचान होती है। 13 सवाल है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता, दूसरा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता, तीसरा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता, चौथा है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता का विकास करना। यहाँ पर कि कविताएं और कहानी उस जगह के कह सकते हैं कि संसार या विश्व में उस जगह की प्राकृतिक को या नेचर को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे वर्णन करते हैं, जिससे कि बच्चा उसके बारे में जानता है या खोजता है और उसमें योग्यता की विकास में मदद करता। चौथा सवाल आपके पास है, 14 सवाल है, किसके आंदोलन में चिपको आंदोलन को बल मिला। पहला है बेटा सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा है मेघा पाटेकर, चौथा है ए.के. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन था, ये आपके पास इसकी जो शुरुआत थी यहाँ पर, ये शुरुआत करी गई थी 24 मार्च सन 1974 में। और चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था उत्तराखंड से, उत्तराखंड के गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। और इसको प्रेरणा स्रोत थे, कौन प्रेरणा स्रोत थे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने, ये एक नॉन वायलेंट था, अहिंसावादी था यहाँ पर, जो कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था यहाँ पर, और वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चलाया गया था। और ये वहाँ की महिलाएं क्या थी, वृक्षों के चारों तरफ चिपक जाती थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है चिपको मूवमेंट पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा सुंदरलाल बहुगुणा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते, दूसरा स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते, तीसरा पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते, चौथा हीनता जन्य रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन क्या है, एक सहायक है कारक, फूड के सहायक कारक के रूप में है विटामिन, जो भोजन के अव्यय के रूप में होते हैं यहाँ पर, और इसकी हमें बहुत ही अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है यहाँ पर। और रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बायोकैटालिटिक होते हैं या जैव उत्प्रेरक होते हैं। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हीनजन्यता। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें
कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, तीसरा खुदरा बना के घर्षण बढ़ाने के लिए, चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर कहता है कि गाय के गोबर से झोपड़ी दीवारों फर्श को लीपा जाता है। क्यों भाई लीपा इसलिए जाता है, आप देखा होगा, क्योंकि जिसके फलस्वरूप फर्श जो है वो क्या है चिकना और साफ बनाने के लिए, जिससे कि उसको वहाँ पर कीड़े और मकोड़े क्या हो दिखाई दे यहाँ पर। क्योंकि आप अमूमन बहुत से छात्र जो होंगे ग्रामीण परिवेश के होंगे, तो वहाँ पर देखा जाता है कि त्योहारों के समय स्पेशली, अब वैसे ही अमूमन हफ्ते में एक बार ये होता है यहाँ पर कि वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो फर्श को और दीवारों को क्या होते हैं गोबर से लीप देती है, जिसके कारण वो चिकना और साफ बना रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो दूसरा आएगा, चिकना और साफ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता वह कहलाती है। पहला है हस्त चयन, दूसरा थ्रेशिंग है, तीसरा निष्पावन है, चौथा है फसल की कटाई। यहाँ पर कह रहा है किसान जो है वो दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। अब वो किससे अलग करेगा भाई? जो हस्त चयन होगा वो क्या होगा, एक जैसे आपने घरों में देखा होगा हाथ के माध्यम से चावल हुआ या दाल हुई और किसी से आप क्या करते हैं अलग करते हैं, अशुद्धियाँ कंकड़ या जो भी है। यहाँ पर थ्रेशिंग का मतलब हुआ कि डंडियों से अन्न कणों को अलग करना। निष्पावन जो होगा यहाँ पर पवन के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी हल्के अवयवों को पृथक करना। और फसल कटाई आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर जो दानों को भूसे से अलग करेंगे उसके लिए हम प्रक्रिया अपनाएंगे, निष्पावन प्रक्रिया अपनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम क्या करेंगे पवन के झोंकों के द्वारा भूसा अलग करेंगे, दाने अलग करेंगे। भूसा हल्का होता है वो उड़ के आगे चला जाएगा, दाना वहीं पे गिर जाएगा। अतः इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निष्पावन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तिका में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता, उत्सुकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहां पर जो कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? भाई पहेलियां होती हैं, क्या होती हैं? बूझो तो जाने। जैसे आपने एनसीईआरटी के बुक में देखा होगा कॉलम बने रहते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होता है कि बच्चा क्या होता है उस पहेली को पढ़ता है, पढ़ने के बाद अपने मानसिक विकास या बुद्धि का इस्तेमाल करता है, उसमें चिंतन करता है, उससे उत्सुकता रहती है उस पहेली को बुझाने के लिए। तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे पहेली की, बच्चा वो क्या हो जाए भ्रमित हो जाए और उसका आनंद उठाए यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ आंसर होगा वो फोर्थ होगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना हो, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो पर्यावरण की पुस्तकों में पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा है? चौथा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। 19th है यहाँ पर सवाल आपका 19वां है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। दूसरा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तीसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने। चौथा है विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो कह रहा है कि बच्चों के यहाँ पर दो चीज कह रहा है, आप कह रहा है व्यक्तिगत अनुभवों को, और कह रहा महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर फोर्थ आएगा, बच्चों को
विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वो अनुभव संसार का मतलब होता है यहाँ पर उसके क्या है दैनिक जीवन से यहाँ पर जो उसके दैनिक जीवन के अनुभव होंगे यहाँ पर उस दैनिक जीवन के अनुभव को वो बता रहा है यहाँ पर। तो जो बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभव को उसको जोड़ेंगे तो उससे क्या करेंगे हम, उसके बारे में वो विमर्श करेगा, उस विषय के बारे में उसको ज्ञान होगा यहाँ पर, जिससे कि वो शिक्षक को लाभ पहुँचाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ होगा, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। 20वां सवाल है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। पहला है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता। तीसरा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता। तीसरा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता। चौथा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता। तो कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। तो शिक्षक जो करेगा वो क्या करेगा, बच्चों को एक लघु फिल्म में दिखाएगा। लघु फिल्म में मतलब इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन आंसर होगा फर्स्ट होगा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता। क्योंकि ईंधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे घरेलू ईंधन होता है, इंजन का ईंधन होता है, रॉकेट ईंधन होता है, औद्योगिक ईंधन होता है। तो उन सबको बच्चों को ना वो इकट्ठा कर पाएगा, ना उसको सूची मिल पाएगी, ना उसको चित्र मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऑडियो वीडियो विजुअल के द्वारा उसको उस बारे पे हम समझाते हैं, और जिससे कि बच्चा उसमें प्रश्नोत्तर करता है और उसमें बच्चा एक्टिव बना रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पे बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। 21 सवाल है। 21वां सवाल आपके पास है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। दूसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षणता, कुशलता। तीसरा है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। चौथा अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो आवश्यक कौशल चाहिए आपको, यहाँ कह रहा मानचित्र पढ़ने के लिए तो आवश्यक कौशल चाहिए। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमको जब मानचित्र देखते हैं तो हमको स्थान का ज्ञात होना चाहिए, दूरी ज्ञात होनी चाहिए, दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की समझने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर स्केच की गणनाओं का उपयोग करना नहीं है, बाहर निकलने के लिए नहीं है यहाँ पर। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होना अनिवार्य। 22 है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पहला है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे कि उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती। दूसरा है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। तीसरा आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। चौथा है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते तो निष्क्रिय हो जाता। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है वो पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में क्या होती है, अधिक अंदर तेजी से होती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिसमें उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती। क्यों कि जो अंदर है एंजाइम वो रिएक्शन करेगा। यहाँ पर जब भोजन का मंथन होता है तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे कि एंजाइम को क्रिया करने का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। संपूर्ण रूप से सभी भोज्य तत्वों पे वो क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए ये ऑप्शन सही है। 23 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला है बच्चों को वास्तविक ज्ञान
वास्तविक जानकारी से अंतक्रिया करने के अवसर देता, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता। दूसरा, बच्चों के रेल किराए के बारे में बताता। तीसरा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संचारों को ज्ञान उपलब्ध कराता। चौथा, निष्कर्ष पे पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता। तो यहाँ पर रेल टिकट का नमूना हम बच्चों को दिखा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में, तो नमूना दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। इसलिए फर्स्ट होगा कि यहाँ पर जो हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे में, रेलवे टिकट दिखाने का, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहा है और उसको अवलोकन करेगा कि रेल टिकट में क्या क्या छपा रहता है, यहाँ पर रेल टिकट कैसा होता है। यहाँ पर उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, यहाँ पर उस जिज्ञासा को वो दूसरों में बांटता है। यहाँ पर कि ग्रामीण परिवेश के बहुत से छात्र होते हैं या लोग होते हैं, उन्होंने कभी रेल में क्या करी, यात्रा नहीं करी होगी या रेलवे का टिकट नहीं देखा होगा, तो वो बच्चा जब देखता है तो अपने ही इन विचारों को अपने सामूहिक या चारों तरफ के वातावरण में वो क्या करता है, वो चर्चा करता है, जिससे कि उसकी कुशलता का विकास होता है। तो इसका 23rd का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 24th, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पहला है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंचनात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती। चौथा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना। यहाँ पर तो कह रहा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। भले हम पर्यावरण किस लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, उसके प्राकृतिक, उसके चारों तरफ, उसके सामाजिक वातावरण और पर्यावरण को खोजने में, लेकिन यहाँ पर कह रहा उद्देश्य नहीं है। तो नहीं क्या होगा, आंसर होगा 4th होगा, बच्चों पे आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं को बोझ डालना। उससे द्वारा हम बच्चों को पर्यावरण नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए हम पर्यावरण के बारे में पढ़ाएं, उसके चारों तरफ के वातावरण के बारे में उससे ज्ञान से सरोकार करें यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4th होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, भैंस की पीठ पे अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला पहला है घास में पाए जाने वाले कीट खाता, दूसरा है भैंस की पीठ पे बैठ के गाना पसंद करता, तीसरा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता, चौथा है भैंस की पीठ पे परजीवी कीट खाता। तो इसका बगुला क्या करता है, क्यों बैठता है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, वो आंसर होगा यहाँ पर आपके पास 4th होगा। यहाँ पर 4th होगा। यहाँ पर कहते हैं भैंस की पीठ पर, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता। भाई ये जो एक एग्जाम्पल है भैंस और बगले के बीच का, वो है सहजीवता का। सहजीवता का उदाहरण मतलब कि दोनों को लाभ हो रहा है। बगले को क्या मिल रहा है, कीट मिल रहा भोजन के रूप में, और भैंस को क्या हो रहा, उन परजीवी कीटों से मुक्ति मिल रही है। अतः इसलिए इसका आंसर आएगा 25 का 4th आएगा। यहाँ पर भैंस की पीठ पे परजीवी कीट खाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? यहाँ पर पहला है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, दूसरा है बच्चों की तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, तीसरा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, चौथा अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य, हमारे पास उद्देश्य क्या है, पर्यावरण उद्देश्य पढ़ाने में है कि बच्चों को पर्यावरण में ही ले जाके, मतलब कक्षा से बाहर ले जाके हम उसको उस दुनिया से जोड़ें और अपने अनुभव या उसके अनुभवों को उसमें हम एक संबंध करें।
तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बाहरी दुनिया से, ना कि हम बच्चों को उसको तकनीकी एक शब्दावली हम परिभाषित करें जैसे नीचे लिखा हुआ है कि बताएं उसको, या सूचना कौन सी पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलेगा, हमें पर्यावरण के लिए पढ़ाने के लिए हमें पर्यावरण के नज़दीक जाना होगा यहाँ पर। तो इसलिए इसका पहला आंसर होगा विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 27वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वथन मतलब उबालना और वाष्पीकरण में अंतर। पहला है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। दूसरा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तीसरा वाष्पीकरण किसी भी तापमान हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। चौथा है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। यहाँ पर क्यों भाई, आंसर क्यों है? देखिए, जो वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता, जो क्वथन होगा जल का, वो क्वथन जल का जो होता है वो हो सकता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। भाई क्वथन क्या होता है, पहले क्वथन की परिभाषा समझ लीजिए। वह निश्चित ताप जिसपे कोई द्रव्य उबलता है और गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि वो थर्ड होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो। 28 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास बच्चों। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए व्यक्ति समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। इसमें क्या है, जो मेल है, फादर है, वो फादर क्या है, O है, और मदर क्या है यहाँ पर, वो ए ग्रुप का है। तो जब इनके दोनों की मैरिज होती है तो इनसे जो संतानें होंगी, तो इनमें क्या होगा, 50% में क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप आएगा, और 50% में क्या आएगा, ए रुधिर वर्ग आएगा। यहाँ पर संभावना रहेगी, यहाँ पर या कंडीशंस रहती है। अगर हम इसी को चेंज कर दें कि कह दें कि ओ का बी के साथ कर दें, तो भी यही चीज होगी, O 50% होगा, B भी 50% होगा। अगर दोनों ही O ग्रुप के हो तो 100% O ग्रुप होगा बेटा यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर फादर O है और मदर AB है तो क्या होगा, यही क्वेश्चन चेंज हो जाए। अगर तो यहाँ पर क्या होगा, कह दे कि O रुधिर वर्ग की संभावनाएं क्या होंगी, तो यहाँ पर O रुधिर वर्ग की संभावनाएं 0 रहेगी, प्रतिशत 0 रहेगा। और ऐसे में दंपति के जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, 50% ए रुधिर वर्ग होगा और 50% उसमें क्या होगा, बी रुधिर वर्ग होगा। यही चीज आपको समझनी, ये क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट हो सकता है यहाँ पर। 29 टूटता तारा, उल्का जिसे कहते हैं आप। पहला है एक समान गति से चलने वाला तारा। दूसरा एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तीसरा एक तारा जिसके सिरे पर एक पूंछ होती है। चौथा है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। जब कोई भी तारा टूटता है तो पृथ्वी की तरफ आता है, तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है तो घर्षण के कारण उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। तो जब आग लग जाती है तो वो तारे के पीछे क्या होता है, एक टेल नुमा हो जाती है यहाँ पर, जिसे आप उल्का कहते हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4th आएगा, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है यहाँ पर। अब ये आपके पास ये अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, 30 है यहाँ पर।
प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा है शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों द्वारा अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। चौथा, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर कह रहा आकलन में शामिल होना चाहिए। यहाँ पर शामिल होना चाहिए। तो इसके अनुसार जो आंसर आता है आपके पास सेकंड आता है, शिक्षक द्वारा सतत संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। जो उसने उसमें बच्चे में देखा है, शिक्षक ने, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों चीज जिसका भी अवलोकन किया हो, उनको क्या होता है बच्चों के साथ बचाता है। अगर पॉजिटिव हो उसको और इम्प्रूव होता है, निगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो बच्चों और अभिभावकों के साथ उन अनुभवों को शामिल करता है या आकलन को शामिल करता है।